ट्रायंगल्स की समरूपता का मतलब है कि उनका शेप सेम होगा भले ही उनका साइज अलग हो। इसको चेक करने के लिए बच्चों कुछ कसौटियां होती है, वही आज अपन देखने वाले। तो हेलो बच्चों, मैं हूं पवन गुप्ता, लेकर आया हूं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम देखेंगे कि ट्रायंगल्स को समरूप बताने के लिए हम कैसे उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझेंगे और कौन कौन से थ्योरम्स उसमें हम अप्लाई करते हैं वो भी एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से थ्योरम्स को हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोग समझना, मैं आपको बता देता हूँ कि समरूपता होता क्या है, जो मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में ही बताया है। एक बार मैं और उसको रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोग तक क्विक रिवीजन हो जाए। तो देखो, समरूपता का मतलब होता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट या कोई भी दो शेप ऐसे हों जिनके जो साइड्स के रेशियो हो वो बिल्कुल एक जैसे हो, लेकिन हो सकता है उनका शेप बिल्कुल बड़ा छोटा हो, लेकिन उनका जो साइड है उसका रेशियो होगा ना वो एक जैसा होगा, उसी को हम कह देते हैं समरूप। जैसे मान लो कोई भी दो ट्रायंगल है, ठीक है, एक ये और एक ये। देखने में आपको ये छोटा दिख रहा है और ये बड़ा दिख रहा है ना। इसका मान लो एंगल है 50 डिग्री, इसका है 60 डिग्री और इसका है ये 70 डिग्री, ठीक है। और ये भी है 50 डिग्री, 60 डिग्री और ये 70 डिग्री, ठीक है। आप लोग को हो सकता है देखने में ये छोटा दिख रहा है और ये बड़ा, क्योंकि रियल में है वो छोटा बड़ा, लेकिन फिर भी ये समरूप है। क्यों समरूप है? क्योंकि जैसे ही इनके एंगल्स बराबर होते हैं तो एंगल्स के बराबर होने के कारण इनके जो साइड्स हैं उसका रेशियो बिल्कुल बराबर हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो ये होगा 1, 2 और ये 3, ठीक है। तो ये हो गया मान लो 2, 4, 6। आपको देखने में देखो ये 1 है, लेकिन ये 2, ये 2, ये 4, ये 3 और ये 6, ठीक है। फिर भी ये बराबर कैसे हैं? क्योंकि इनके जो साइड्स का रेशियो है क्या है? 1 रेशियो 2 रेशियो 3, और इनके साइड्स का क्या रेशियो है? 2 रेशियो 4 रेशियो 6। लेकिन आप लोग देखो कि जो 2, 4, 6 है ये किस पहाड़े में आता है, जिससे मैं इसको आसानी से कैंसिल कर सकता हूँ। तो वो 2 के पहाड़े में आता है बच्चों। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। वापस देखोगे तो इनके भी साइड्स का जो रेशियो बन रहा है वो 1 रेशियो 2 रेशियो 3 बन रहा है, और यहाँ भी 1 रेशियो 2 रेशियो और 3 था, ठीक है। तो इनके जो साइड्स का रेशियो है एक जैसे होने के कारण ये दोनों एक क्या हो गए? समरूप हो गए, ठीक है। ठीक वैसे इसी के नाम की तरह एक और है सर्वांग। उसमें समझना क्या होता है। सर्वांग समता का मतलब ये हो जाता है कि बिल्कुल अगर आप वो दोनों शेप्स को एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो उसके साइड्स एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल लाया करेंगे। जैसे हमारे दोनों हाथ देखने में देखो बिल्कुल कैसे दिखते हैं, एक दूसरे के ऊपर बराबर साइज है, उनके एंगल्स, उनके शेप और उनके जो साइड्स हैं साइड्स के, वो भी बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। जैसे ही वो बराबर होते हैं तो हम उसको बोल देते हैं सर्वांग सम। समरूप तो आप लोगों ने देख ही लिया कि भले ही जो शेप्स है वो छोटे बड़े हों, लेकिन उनके जो साइड्स का रेशियो है अगर एक जैसा है तब हम सेम अनुपात में है, एक जैसे अनुपात में है, तब तो हम उनको समरूप कह देते हैं। लेकिन जैसे ही हम देखेंगे कि उनके साइड्स बिल्कुल बराबर है, एंगल्स भी बिल्कुल बराबर हैं, तो हम उनको सर्वांग समता कह देते हैं। लेकिन अभी आप लोग क्लास 10th में जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें पढ़ोगे आप लोग पूरा क्या? समरूप। अक्सर क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं समरूपता और सर्वांग समता में। हमें कंफ्यूज नहीं होना। सर्वांग समता हम उसको कहते हैं जिसमें हम देखेंगे शेप और साइज बिल्कुल बराबर हो, एक जैसे हो, है ना। जैसे डुप्लीकेट, जैसे फिल्मों में भी आप लोग देखते होंगे डुप्लीकेट होते हैं ना, ठीक वैसे ही जब शेप्स एक दूसरे के बिल्कुल डुप्लीकेट हो, मतलब उनके एंगल्स और साइड्स दोनों बराबर हों, तो हम उनको कह देते हैं क्या? सर्वांग सम। लेकिन अगर उनके साइड्स का रेशियो एक अनुपात में हो, सेम अनुपात में हो, तब हम उनको कहते हैं समरूपता। मतलब समरूपता मतलब एक जैसे रूप, ठीक है। साइज मैटर नहीं करता, एक बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन समरूपता का मतलब है कि उनके जो साइड्स है उसका रेशियो एक जैसा हो, ठीक है। समरूपता समझ गए होंगे और सर्वांग समता भी समझ गए होंगे। दोनों में अंतर आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, नहीं तो अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं। एक बात याद रखना, जो समरूपता होता है उसका जो साइन होता है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सर्वांग समता देखोगे तो वो कैसा होगा? ऐसा तो होगा, साथ में बराबर भी होगा, मतलब उनके जो साइड्स हैं वो बराबर है, साथ में समरूप भी है ना। इसलिए आप लोग कह सकते हो कि सारे सर्वांग सम समरूप हो सकते हैं, लेकिन सारे समरूप सर्वांग सम नहीं हो सकते। इस बात का खास ख्याल रखना। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव इस पे भी बन जाता है, बहुत इजी है। जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आता है वो उसको आसानी से सोल्व भी कर लेता है, ठीक है।
अब इसको जांचने के लिए कि कैसे आप लोग पता करोगे कि जो शेप्स हैं आपस में समरूप है, उसके लिए कुछ कसौटियां होती हैं। ठीक है, उन्हीं कसौटियों पर आज हम बात करेंगे। उस पर आधारित कुछ जो क्वेश्चंस बन पाते हैं वैसे हम उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो कि किस किस कसौटियों पे अगर कोई दोनों फिगर है या कोई भी आकृति है, अगर वो कसौटियों पर उतरती है खरी, तो हम मान लेंगे कि वो क्या है, समरूप है। ठीक है, अब देखो क्या है वो कसौटियां। सबसे पहली है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, बहुत आसान भाषा में ही, जैसे ही मैंने अभी पिछले स्लाइड पे आपको दिखाया था कि उसके जो एंगल्स थे, देखो दोनों जो ट्रायंगल्स के एंगल थे वो बराबर थे बिल्कुल, लेकिन उनका जो साइड्स था वो बड़े छोटे थे लेकिन समानुपाती थे। समानुपाती मतलब जितना पहले साइड्स बढ़ रहा था उतना ही दूसरा, जितना दूसरा उतना तीसरा, मतलब जो साइड्स का रेशियो है वो एक जैसा है। रेशियो आप लोग देखोगे तो एक जैसा है। ठीक है, बस क्या है कि एक एक था तो दूसरा दो, दूसरा एक दो था दूसरा चार, जैसा मैंने अभी पिछले स्लाइड्स पे आपको दिखाया था। एक और बार देखो, ये एक, ये दो तो चार। ठीक है, मतलब सीधे उसका दुगना था, लेकिन जो रेशियो था साइड्स का वो एक जैसा था, तो हम उसको क्या कह दे रहे थे, समरूप कह रहे थे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसकी बात करता हूं, ये भी वही है। ठीक है, जब एंगल्स 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 तीनों समरूप हो जाएंगे, तीनों एंगल समरूप रहेंगे, तो हम आसानी से उसको कह देंगे क्या, कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, समरूप है। तो इसको ही हम लोग, जैसे मान लो दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, अब ये हो सकता है साइज में बड़े छोटे हो, लेकिन इनके जो साइड्स हैं उसका जो एंगल्स हैं अगर बराबर है और साइड्स बड़े छोटे हों उससे मतलब नहीं है, लेकिन सब सेम अनुपात में हो जाएंगे। तो एंगल्स अगर बराबर हैं तो साइड्स सेम अनुपात में होने ही है। यही प्रमेय हमें बताता है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे मान लो ये 50 है, ये 60 है और ये 70 डिग्री है। ठीक है, आप लोग, और मान लो इधर से तुम्हारा 50 चालू हुआ, ठीक है, और ये 60 और ये 70, तो ध्यान देना, तो भी आप इसको समरूप बोलोगे। ये मत देखना कि इधर 50 है तो इधर 60 है ना। साइड्स फिर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगर मान लो ये वाला साइड से 50 और 70 के बीच का, तो ये वाला साइड इसके समरूप होगा। ठीक है, 50-60 का, तो ये वाला साइड इसके समरूप होगा और ये वाला साइड इसके समरूप होगा, है ना। एंगल्स का जो पोजीशन है वो चेंज होने से समरूपता नहीं बदलती। ठीक है, इस बात का भी खास ख्याल रखना, है ना। ये भी संगत साइड्स इसको बोलते हैं, है ना, संगत भुजाएं बोलते हैं इसको। जो इधर उधर हो जाने से आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हो, वो डिस्टर्बेंस नहीं लेना है, अपने को समझना है। ये देखो 70 और 50 के बीच, 70 और 50 के बीच ये वाली भुजा है, तो ये इसके क्या होगी, संगत को भुजा होगी। ठीक है, संगत भुजा का मतलब समझना, संगत कोण मतलब ये 50 तो ये 50, वो तो साफ साफ दिख रहा है। अक्सर बच्चे जो भुजाएं हैं उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, उसके लिए एक ट्रिक है कि जैसे 50 और 70 के बीच की भुजा है, तो वैसे ही देखो 50 और 70 के बीच की भुजा ये वाली है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। बहुत आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है। तो ये वाला प्रमेय जो है वो आप लोग को आसानी से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, और देख लो, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। देखो, जैसे मैं बोलूं कि एक त्रिभुज के साइड्स ये हैं और दूसरा त्रिभुज ये है, ठीक है, लेकिन इनके जो साइड्स हैं, एक मान लो ये था 1.5, ये 2 और ये 3, ठीक है, और ये मान लो कितना था 4.5, ये 6, ये 9। ठीक, अब यहां पर ध्यान दो, आप लोग को लगेगा कि सर इसके साइड्स का रेशियो इसके साइड्स देखो और इनके साइड्स देखो, ये दोनों अलग अलग हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो इसमें, देखो इससे पॉइंट हटाओगे तो यहाँ एक शून्य लगेगा और यहाँ एक शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 15, 30 और ये 20। मैं इसलिए पॉइंट हटा के इसमें शून्य लगा रहा हूँ बच्चों, ताकि मैं इनका रेशियो आसानी से निकाल पाऊँ। क्योंकि जैसे ही आप रेशियो निकालोगे ना, ऐसे 1.5
2:3 था। तो यहाँ पॉइंट हटाओगे जैसे, तो यहाँ शून्य तो आपको लगाना ही पड़ेगा। जैसे आप उनको कैंसिल करोगे तो 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 छका 30। अब देखो इनका क्या रेशो बना बच्चों, 3:4:6 ये बना। ठीक वैसे इनका देख लो, 4.5, 6 और ये 9। यहाँ से पॉइंट हटाओगे, एक 0 यहाँ और यहाँ से 0 लगेगा। ठीक है, अब 15 के पारस करो, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 15 छके 90, एक ये हो गया, है ना। तो देखो आप इनके साइड्स का रेशो एक जैसा आ गया, तो ये क्या हो जाएंगे, समरूप। उस साइड्स का रेशो अगर एक जैसा होता है, इनके भुजाओं का अनुपात अगर एक जैसा है, तो समझ जाना इनके एंगल्स भी बराबर होंगे। एंगल्स तो बराबर ही होते हैं, एंगल्स में ऐसा नहीं है कि वो उसके मतलब रेशो, उनका एंगल्स का रेशो नहीं देखा जाता, एंगल्स बिल्कुल फिक्स होते हैं। ठीक है, अगर ये 50 तो इधर भी 50, वो 60 तो उधर भी 60। ठीक है, एंगल्स में कोई भी समरूपता के लिए ऐसी चीज नहीं है कि हम उसका रेशो देखेंगे, बस साइड्स का रेशो देखेंगे, बट हम एंगल्स डायरेक्ट वही सेम होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि वो क्या है, समरूप है। चाहे वो समरूप और सर्वांगतम दोनों में ही हम एंगल्स को बिल्कुल फिक्स देखेंगे। ठीक है, बस खाली साइड्स का रेशो किस में देखा जाता है, इसमें समरूपता में। ठीक है, समझ गए, जब ये दोनों सेम है तो एंगल्स ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे। इससे पहले वाले थ्योरम में हमने पढ़ा था कि अगर इनके जो एंगल्स बराबर होंगे तो इनके साइड्स का रेशो भी आपस में बराबर होगा। दूसरे वाले प्रमेय में हम पढ़ रहे हैं कि अगर इनके साइड्स का रेशो बराबर है तो एंगल इक्वल होगा, मतलब पिछले प्रमेय से जस्ट अपोजिट। ठीक है, बात एक ही है ना, बात दोनों एक ही है, बस उसको दोनों तरफ से घुमा घुमा के आपको बता दिया गया है, नाम अलग अलग दे दिया गया है, प्रमेय 1 प्रमेय 2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक समझ जाओगे दूसरा भी ऑटोमेटिक समझ में आएगा, है ना। अब देखो, यदि दो समकोण त्रिभुज, अब देखो समकोण त्रिभुज भी अपने आप में एक त्रिभुज का एक पार्ट है, एक तरीका है जिसमें एक एंगल 90 होता है। तो समकोण त्रिभुज की पहली कसौटी तो ये होती है बच्चे कि उसमें एक एंगल जो है आपका कितना होगा, 90 होगा, है ना, ये तो फिक्स है, उसमें एक एंगल क्या होगा, 90 होगा। और जरूरी नहीं है कि वो इसी स्थान का ही 90 हो, वो यहाँ का भी हो सकता है, वो यहाँ का भी, किसी भी स्थान पे एक जो उसका एंगल होगा वो 90 होगा, और दूसरे जो दोनों एंगल होंगे वो दोनों क्या होंगे, वो सम ऑफ 90 होंगे। क्यों, दोनों 90 के जोड़ होंगे, क्यों होंगे, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप उसको कह सकते हो। क्यों, क्योंकि देखो होता क्या है कि ट्रायंगल्स के तीनों जो एंगल्स है उसका सम कितना होता है, 180। जब तीनों एंगलों का सम 180 होगा और एक आपके पास 90 है, तो 180 में से 90 घटाओगे, बचेगा 90। उस 90 को आप यहाँ 30, 60 रख दो या 45, 45 रख दो, वो आपकी इच्छा है, या फिर एग्जामिनर जो हमसे पूछे उसके अकॉर्डिंग वो कुछ भी एंगल्स दे सकता है। लेकिन ये फिक्स है कि तीनों एंगलों का सम 180 से ज्यादा नहीं हो सकता या कम भी नहीं हो सकता। ठीक है, बस ये है और कुछ नहीं। तो यहाँ बोल रहा है कि यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा के समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे आरएचएस समरूपता कसौटी कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, आरएचएस समरूपता कसौटी कहते हैं, जो कि उतना कठिन नहीं है, आप समझना क्या है। ये तो 90 है, 90 डिग्री के जो सामने वाला होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, जिसको हम अंग्रेजी में हाइपोटेन्यूस कहते हैं और हिंदी में कर्ण कहते हैं। ठीक है, जब 1 डिग्री 90 हो और इस समकोण त्रिभुज का जो कर्ण हो, कर्ण एक भुजा के समानुपाती हो, क्या है, एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा के समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब ये और ये वाला साइड या ये वाला साइड या ये, मतलब कर्ण को छोड़ के दूसरा एक और साइड, वो दोनों अगर समानुपाती है, तीसरा छोड़ दो, कर्ण को छोड़ के दोनों, फिर दोनों में से कोई भी एक, मतलब कर्ण के साथ कोई भी एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण के साथ किसी भी एक भुजा के साथ अगर समानुपाती है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये भी समरूप है, क्योंकि एक तो फिक्स है कि 90 डिग्री होगा ही होगा। ठीक है, दूसरे के लिए हम देखेंगे कि कर्ण, अगर कर्ण और कोई भी एक भुजा आपस में क्या है, समानुपाती है, तो हम उसको कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है बच्चों, समरूप है, जो कि बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। बस ध्यान देना, इसको अलग से इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें जो हमारा समकोण होता है ना, इसमें एक भुजा हमारी 90 होती है, ये फिक्स होता है, इसलिए हमें पढ़ना पड़ रहा है अलग से, और कुछ नहीं। एक जो इसकी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा, ये फिक्स है, इसलिए हमें इसको अलग से पढ़ना पड़ता है, और कुछ नहीं है ज्यादा इसमें। ये भी एक वैसे ही त्रिभुज की तरह ही, बस एक फिक्स है कि एक इसका एंगल 90 डिग्री होगा ही
होगा, इसलिए हम थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, और बाकी कोई चीज नहीं है। अलग से पढ़ने के लिए ऐसा कुछ वो नहीं है बस, लेकिन पढ़ लिया जाता है कि एक इसका एंगल है वो 90 डिग्री होगा, ये फिक्स है इसलिए, ठीक है ना। और देख लो इसी को क्या है जो अभी तक हमने अभी तक पढ़ा कि जब किसी दो त्रिभुजों के एंगल्स आपस में बराबर होते हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है, ऐसा हमने पढ़ा। इसी को उन्होंने हमें किस कसौटियां दे दी कि समरूप कसौटी, कौन सी, ए मतलब बच्चों एंगल, एंगल मतलब किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल अगर आपस में बराबर है तो भुजाएं उसकी आपस में कैसी होंगी, समानुपाती होंगी, सॉरी अनुपातिक होंगी। जब होगी तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, वो समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। अब जब हम प्रश्नों को हल करेंगे तो प्रश्नों को हल करते टाइम जब हम किसी दो त्रिभुज को बताएंगे कि ये दोनों समरूप हैं तो उसको किस कसौटी पे आप लोग बता रहे हो, ये लिखने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना है। बाकी आप लोग ने इसको पढ़ तो लिया ही है, समझ भी लिया है ना, तो आपको इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। उतना कठिन नहीं है, बस वो जब हम प्रश्नों को करेंगे तो आप लोग देखोगे बहुत आसानी से हम वहां लिख दे रहे हैं, कुछ नहीं, ठीक है। दूसरा देखो, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब ध्यान देना, इस बात को समझना, इसी का ये एक रूप है जो कि बहुत आसान है। बस हो सकता है आप लोग इसको करने में कंफ्यूज हो जाते हो कि यहाँ सर ट्रिपल ए, यहाँ पे डबल ए, ये भी एंगल ही है। लेकिन ध्यान देना एक बात कि जब दो त्रिभुज मान लो, है ना, दो त्रिभुज है ना, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, आपको ये पता है कि इसके तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, सॉरी 180 डिग्री होता है। तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है ना, बाय मिस्टेक मेरे से 90 निकल गया, लेकिन होता कितना है, 180 डिग्री होता है। अब ध्यान देना, इसने बोला कि ए समरूपता कसौटी और यहाँ पे ट्रिपल ए समरूपता, दोनों में कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। कोई अंतर क्यों नहीं होता वो बताता हूं। आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगलों का सम है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और जब भी दो एंगल बराबर दे देगा, है ना, ये वाला एंगल मान लो इसके बराबर, ठीक है, और ये वाला एंगल इसके बराबर, जब ये दोनों एंगल बराबर होगा तो तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिक बराबर होता है। क्यों होता है, मान लो ये है 70 और ये है 55, ठीक है, तो आप लोग तीसरा एंगल निकालने के लिए क्या करोगे, ये दोनों एंगलों का जोड़ मान लो ये ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, दोनों एंगलों का जोड़ ये दोनों एंगलों के बराबर होगा। कैसे होगा, और साथ में ये भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो हम किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एंगलों को हमने बराबर बता दिया तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। कैसे होता है वो देखो, ये 70 तो ये भी 70 था, ठीक है, और ये 55। अब आपको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो अब ये दोनों का जोड़ कितना था, 70 और ये इसका 55 प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 125 डिग्री, ठीक है ना, 125 डिग्री प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल सी बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 125 जैसे ही घटाओगे इसमें से तो कितना बचेगा, ये 50 100 110, हाँ ये बचेगा 55 डिग्री, ठीक है। तो एंगल सी ऑटोमेटिक आपका देखो कितना आ गया, 55 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी 55 डिग्री होगा क्योंकि ए डी और ई दोनों एंगल ए और एंगल बी के बराबर है, तो तीसरा भी तो उतना ही होगा, समझ गए, तीसरा भी हमारा उतना ही होगा, जितना एंगल सी है उतना ही एंगल एफ होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों किसी भी त्रिभुज को ले लो आप लोग, उसका तीनों एंगलों का सम 180 से ज्यादा या कम हो ही नहीं सकता। जब हो नहीं सकता तो आप उसके दो एंगल्स को घटाओगे तो तीसरा दोनों के बराबर ही था, दोनों में, ठीक है ना। तो इस कारण यहाँ पे लिखा है कि ए समरूपता कसौटी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि ए और ट्रिपल ए दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस ये उसका समझ लो एक हिसाब से गंदा रूप है ये वाला, और कुछ नहीं है, ठीक है।
यदि दो त्रिभुज में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये वाला जो थ्योरम है आपका, जो आपने पढ़ा था दूसरा प्रमेय, उसी पे आधारित है कि जब वो उनके तीनों साइड्स का रेशो बराबर होगा तो उनके एंगल्स आपस में बराबर हो जाएंगे। तो जब इस हम कसौटी का उपयोग करेंगे तो हमेशा लिखेंगे कि SSS मतलब साइड 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 समरूपता कसौटी। ठीक है, क्या लिखेंगे? SSS साइड 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 समरूपता कसौटी। आप अंग्रेजी माध्यम में पढ़े या हिंदी माध्यम में पढ़े, हम दोनों ही माध्यम में SSS ही लिखते हैं। उसको हिंदी में लिखने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, डायरेक्ट उसको अंग्रेजी के वर्णमाला में ही लिखना है आपको, SSS साइड साइड साइड। ठीक है, अब यहाँ पे एक और है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इनको अंतर्गत करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब कोई भी दो त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ बोला गया है कि अगर एक साइड दूसरे साइड के बराबर, दूसरी साइड ये वाली इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, तो ये भी आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। समझ गए? ये दोनों साइड्स बराबर आपस में और इनके एंगल भी बराबर, तो क्या होंगे? ये दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। ठीक है, अब बराबर का मतलब ये समझना क्या है, उनके साइड्स का अनुपात अगर बराबर है, जैसे मान लो ये 1 था, ये 2 था, और ये 2 था, ये 4 था, है ना, तो ये भी आपस में इनका जो साइड्स का रेशियो है वो बराबर आ गया और एंगल्स तो बिल्कुल फिक्स होता है। तो समझ जाना आप लोग कि क्या होगा, ये भी समरूप होगा। किस कसौटी से? SAS साइड एंगल साइड। यहाँ पे आपने क्या पढ़ा? साइड साइड साइड, जो कि बिल्कुल कठिन नहीं है, आसानी से याद रहेगा। इसको हिंदी में लिखने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, है ना, इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिखना है, SAS समरूपता कसौटी। ठीक है, बहुत आसान है, याद हो जाता है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, और देखो क्या है, आकृति QR बटे QS बराबर QT बराबर PR बराबर है एंगल A और एंगल 2, दोनों दर्शाइए कि PQS क्या है? समरूप है। हमें क्या दर्शाना है कि PQS ट्रायंगल PQS ये ट्रायंगल पूरा है ना, ये क्या है? ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQS ट्रायंगल TQR के समरूप है ना। तो आकृति में देखो हमें गिवन क्या दिया है? इतना दे दिया बस, और ये दे दिया है कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। ठीक है, तो इसी के आधार पर जो भी हमें गिवन दिया हो, याद रखना एग्जाम के टाइम में होता क्या है कि अगर जैसे टाइम कम है आपके पास, मान लो कि ये प्रश्न बचा है आपके पास करने के लिए, और आपको आए या ना आए, दोनों कंडीशन में बता रहा हूं, अगर आपको प्रश्न हल करना आए या ना आए, अगर आप लोग सिर्फ गिवन जो उसमें पहले से दिया है उसी को अगर आप लोग इतना लिख दोगे ना तो 0.5 मार्क्स तो उसी के मिल जाते हैं। इसलिए याद रखना कि हमें प्रश्न आए या ना आए, जो हमारे पास गिवन है हम सबसे पहले उसको लिखेंगे, हमें आने की कंडीशन में और नहीं आने की कंडीशन में। अक्सर बच्चों को टाइम में अगर लास्ट में कुछ समय बचता है और अगर 1 मिनट, तो वो लोग हल ही नहीं करते, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो अगर आप लोग सिर्फ गिवन भी लिख दोगे ना, तो भी जो भी आपको प्रश्न में गिवन दिया है उतना भी लिख दोगे ना, तो 0.5 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, आना तो है ही, क्योंकि बहुत आसान है, तो वो तो मैं सिखा दूंगा तो आप लोग को आ ही जाएगा। लेकिन अगर जैसे आप लोग के पास समय कम है, एग्जाम का टाइम खत्म हो रहा है, तो आप लोग गिवन भी लिख दोगे तो उतने के भी मार्क्स मिल जाते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले गिवन लिखने की आदत डालनी है। जो भी हमें दिया रहेगा ना, उसमें पहले से ही प्रश्न में जो दिया है उसी के आधार पर जो आप लोग प्रश्न को आगे हल करोगे, तो वो आप लोग शुरू में स्टार्टिंग में लिख दो, और उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है। इसका मतलब ये होता है, अगर आप लोग इतना लिख दोगे तो एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चे को प्रश्न का मतलब तो समझ में आ गया है कि नहीं। सबसे पहला काम, आधा प्रश्न हमारा वैसे ही हल हो जाता है, और सबसे पहला काम यही है कि हमें प्रश्न का मतलब समझ में आए कि प्रश्न हमसे क्या पूछना चाह रहा है, वो हमसे क्या जानना चाह रहा है। समझ गए? अगर उसका मतलब समझ में आ जाए तो उत्तर देना तो बहुत आसान होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? गिवन लिखना है। ठीक है, मैं वो बता देता हूँ, क्या लिखोगे? ये पहले से दिया है कि जो QR है बटे QS वो बराबर है QT बटे PR के।
और क्या गिवन है बच्चे, और आपको गिवन है कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, प्रूव दैट, हमें ये प्रूफ करना है, इसको भी आप लोग चाहो तो लिख लेना कि ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है, सिमिलर बोल लो या समरूप बोल लो, बात एक ही है, समरूप है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। तो बहुत आसान है, मैं इसको सबसे पहले बताता हूं, ठीक है। इसका एक रफ डायग्राम में नेक्स्ट स्लाइड पे बनाता हूं, उसके बाद अपन हल करेंगे। टी क्यू आर, लो क्या था, टी क्यू आर, यहां नाम दे दो टी क्यू आर, और एक लाइन ऐसे गया था जिसका नाम था पी, और एक ऐसे गया था, ठीक है। ज्यादा कठिन तो है नहीं, देख लो, है ना, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, इसको एंगल 2 उसको एंगल 1, ठीक है। ये एंगल 2 एंगल 1, ठीक है। अब आप लोग बताओ, ये एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, आपस में बराबर है। तो जब ये आपस में बराबर रहेगा तो मैं कह सकता हूं कि अगर एंगल 1 बराबर एंगल 2 है तो ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर क्या है, एक समद्वि बाहु त्रिभुज है, समझ रहे हो। अगर एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है तो ट्रायंगल पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब कि इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी है क्या होती है कि उसके एंगल्स के सामने वाला, है ना, बराबर कोणों के विपरीत जो भुजा होगी वो आपस में क्या होगी, बराबर होती है। तो मैं कह सकता हूं कि साइड QP बराबर क्या है, PR है, QP बराबर PR है। मतलब जहां भी PR होगा मैं वहां QP लिख सकता हूं, और जहां भी QP होगा वहां पे मैं PR लिख सकता हूं, ठीक है। इसका तो यही मतलब हुआ, क्योंकि एक ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज की पहली क्वालिटी यही होती है कि उसके एंगल्स मतलब उनके कोणों के विपरीत जो भुजा है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो बराबर होती है, तो ये लो मैंने लिख दिया। अब हमें बताना क्या है, हमें जो फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था कि ट्रायंगल पी क्यू एस और ट्रायंगल टी क्यू आर आपस में क्या है, टी क्यू आर आपस में क्या है, समरूप है। समरूप मतलब, समरूप बताने के लिए देखो पहली क्वालिटी तो ये है कि इसकी भुजा जो ट्रायंगल क्यू पी एस है और क्यू टी आर है, ये दोनों ट्रायंगल्स की भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो वो मुझे बताना है, ठीक है। तो अब वो मैं उसके लिए सबसे अब आता हूं यहाँ पर, जो हमें गिवन दिया था, हमें दिया था क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर QT अपॉन PR, QT अपॉन PR। अब बताओ, मैंने PR के बजाय QT लिख सकता हूं कि नहीं, QP क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि हमने अभी देखा कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में उसके जो एंगल्स मतलब कोणों के विपरीत जो भुजा होगी वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो मैं लिख सकता हूं कि QR बराबर QS बराबर होगी QT बटे PR के स्थान पर QP, ठीक है। क्यों, QP बराबर क्या है, PR, इसलिए
इसके थ्रू मैंने बता दिया है ना। अब आप लोग बताओ कि जब इनके एंगल्स का सॉरी भुजाओं का अनुपात बराबर हो, भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तो मैं ये कह सकता हूं बहुत आसानी से कि ट्रेंगल ट्रेंगल क्यू पी, यहां भी कोई नाम होगा, एक सेकंड मैंने नाम नहीं लिखा, एस है ना, लिख देता हूं, क्यू पी एस, ट्रेंगल क्यू पी एस ट्रेंगल क्यू पी एस हमारे ट्रेंगल क्यू टी आर के समरूप है ना, क्योंकि उनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अब इसमें कौन सी कसौटी इस्तेमाल हुई है, तो देखो इसमें ये दोनों भुजा का क्या है, ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, और साथ में एंगल क्यू जो है वो दोनों त्रिभुजों के लिए बिल्कुल बच्चे कॉमन है ना। तो आप लोग लिख सकते हो कि ये तो लिख ही दिया आपने, ठीक है, साथ में आप लोग ये भी लिख सकते हो कि एंगल क्यू बराबर एंगल क्यू, ये क्या है, कॉमन है, मतलब समान है, समान है ना। तो मैं अब बता सकता हूं कि ट्रायंगल पी क्यू एस समरूप है ट्रायंगल टी क्यू आर के, टी क्यू आर के बाय साइड एंगल साइड कसौटी द्वारा। समझ गए, बहुत आसान है। बाय SAS कसौटी के द्वारा आपने बता दिया कि दोनों ट्रायंगल्स जो है वो आपस में क्या है, समरूप है। बहुत आसान है, आपने अभी पढ़ा ही था। SAS क्या होता है, साइड एंगल साइड, जिसमें दो भुजाएं, उनके बीच का जो कोण है अगर बराबर है, या जो भुजाएं हैं उसका अनुपात बराबर है और कोण बराबर है, तो आप आसानी से कह सकते हो कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप कहलाती हैं। ठीक है, उसी आधार पे मैं कहता हूं कि ट्रायंगल क्यू पी एस समरूप है ट्रायंगल क्यू टी आर के या टी क्यू आर के। आप किसी भी एक साइड से नाम लेना चालू करोगे तो वो बराबर ही आएगी, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बस ध्यान देना कि जो एंगल्स का बनता है वो बीच में आना चाहिए, तो इसमें और इसमें दोनों में बराबर आ रहा है ना। ठीक, अब इसी टाइप से देखो एक और प्रश्न बनता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। उसी समय का मतलब समझना, इन्होंने आपसे डायरेक्ट नहीं बोला, लेकिन समझना कभी भी जैसे जो छाया होती है और हमारा ऑब्जेक्ट होता है, छाया कह लो, ऑब्जेक्ट कह लो, या कोई भी किसकी, मीनार और छाया के बीच का एंगल्स हमेशा 90 डिग्री होगा, याद रखना। चाहे आप लोग भी कहीं पर चलते हो और आपकी छाया रोड पर बन रही है, तो आपके और आपकी छाया के बीच का एंगल्स हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री। इसका मतलब कि जो यहाँ पे कोण बनेगा वो कौन सा बनेगा, त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज की पहली कसौटी ये थी कि उसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा, है ना। तो अब मैं बनाता हूं, ठीक है, देखो ये रहा। अब ये कह रहे हैं कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, 6 मीटर मतलब उसका ये लो 6 मीटर का हो गया, ठीक है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है ये, ठीक है, स्तंभ ये कितना मीटर लंबा है बच्चों, 6 मीटर, ठीक है, और इधर से कहीं पे सूर्य भगवान है, ठीक है, जो भी कह लो, सूर्य देवता या सन, जो आपकी इच्छा हो, वो वहां पर है, ठीक है। अब वो हो सकता है कि कितना भी बज रहा हो टाइम हमें नहीं दिया, लेकिन बोला है कि सेम टाइम। सेम टाइम का मतलब ये है कि जो स्तंभ है और सूर्य, इनके बीच में जो एंगल बनेगा, है ना, डिप्रेशन एंगल बोलते हैं जिसको, वो एंगल बनेगा वो हमेशा दोनों में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। मतलब इसके बराबर ये वाला जो एंगल है वो यहां से तो वैसे देखोगे तो ये वाला एंगल है ना, यहाँ पे, और फिर ये वाला एंगल हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो छाया बन रही है जमीन पर उस स्तंभ की, वो कितनी है, 4 मीटर
लंबी है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूं 4 मीटर लंबी है। अब ध्यान देना, अब जो दूसरा वाला है वो बोल रहा है कि जबकि उसी समय एक मीनार, ये अब मीनार, पहले क्या था स्तंभ खंभा, और अब क्या है मीनार, कि छाया की लंबाई 28 मीटर है। मतलब यहाँ पर उन्होंने दे दिया कि ये 28 मीटर लंबा है ना, इसका नाम लेना है तो कुछ ले लो। अब लेकिन उसी समय का मतलब कि ये वाला जो बच्चों एंगल होगा ना, वो दोनों त्रिभुजों के लिए बराबर होगा। ठीक है, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब इसके लिए भी सूर्य भगवान उसी स्थान पर है, या देवता, या जो आपको मानना है मान लो, दोस्त दुश्मन जो इच्छा हो। ठीक है, तो उसी समय मतलब कि ये एंगल्स जो है वो बराबर होगा। ठीक है, जैसे मान लो 12 बजता है, 12 बजे आप लोग देखोगे कि जो सूर्य है वो जस्ट आपके सर के ऊपर रहता है, मतलब आपके और उसके बीच कितने का एंगल बनता है, बिल्कुल जस्ट आपके सर के ऊपर रहता है। ठीक, तो वो सीधे लंबवत रहता है जमीन से जब वो लंबवत रहेगा तो आपकी जो क्या बोलते हैं उसको, छाया की लंबाई है वो नहीं बनती बिल्कुल। ठीक है, वो बिल्कुल नहीं बनती है। और जब आपकी नहीं बन रही है ना, तो वो किसी की नहीं बन रही है। ऐसा ना सोचे कि बस आपकी नहीं बन रही, वो किसी की नहीं बन रही। ठीक वैसे ही जो सूर्य है वो सबके लिए कॉमन है। जब कॉमन है तो चाहे वो स्तंभ हो या मीनार हो, वो दोनों के लिए सेम एंगल बनाएगी, है ना। ठीक है, जो दोनों के लिए क्या बनाएगी, सेम एंगल। अब मैंने इसको मान लो क्या माना, x मीटर मान लिया। क्या माना मैंने, x मीटर। जब ये x मीटर तो ये 6 हुई, 4 तो ये 28। देखो करने वाले तो डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं करना क्योंकि हमारा सब्जेक्टिव एग्जाम है, ना कि ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हमें लिखकर रिप्रेजेंट करना होता है। तो मीनार की ऊंचाई बताना है। मीनार की ऊंचाई बच्चों मैंने मान ली x। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले समझो कि यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि छाया और स्तंभ के बीच कितने का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का, क्योंकि हमेशा ही बनता है किसी भी छाया और किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कोण देखोगे हमेशा 90 डिग्री। और ये वाला जो एंगल है वो दोनों के लिए बराबर हो गया। ठीक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, और ये भी कितना होगा बच्चे, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यहां पर आप देखो तीनों एंगलों के थ्रू मैं इसका नाम दे देता हूं ए बी सी डी ई एफ, तीनों में, है ना, दोनों ट्रायंगल्स के लिए जो साइड इनका जो एंगल है वो बराबर है। जब एंगल बराबर होता है तो इनके जो भुजाएं होती है, इनके बीच का रेशियो जो बनता है बच्चों वो इक्वल बनता है। ऐसा आपने पढ़ा था पहले प्रमेय में, है ना। पहले प्रमेय में हमने पढ़ा था। जब हमने पहले प्रमेय में पढ़ा तो हम ऐसा लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे कर देता हूं, कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल डी ई एफ के। आप जैसे ही ऐसा बोलोगे तो हम ये लिख सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी इज इक्वल टू, मतलब इनका जो रेशो है ए बी जो स्तंभ है उसका और उसकी छाया का जो रेशो है वही रेशो सेम किसका हो जाएगा, मीनार जिसको क्या था वो डीई बटे ई एफ होगा, है ना। ऐसा हम कह सकते हैं। बाय यहां पे लिख सकते हो बाय ए कसौटी द्वारा। ठीक है, तो ये भी बराबर होगा। जब बराबर होगा तो ए बी का कितना है, 6 था, बीसी का कितना था बच्चों, 4 था, डीई का कितना था तो हमने लिखा था x, और ईएफ का था बच्चों 28। अब हमें निकालना है तो आप लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो उसमें क्या आएगा हमारा 6 गुने 28, ये आपको पता ही होगा, और यहाँ 4 गुने x। ठीक है, अब ये एक दूसरे के बराबर हो गए, है ना। तो अब ये 4 जो है क्या है, गुने में है। आप चाहो तो उसको जैसे ही RHS से LHS में लाओगे तो देखोगे कि ये 6 गुने 28 के नीचे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां था गुना में, जैसे ही LHS में आया तो किस में हो गया, वो भाग में। तो कितना होगा, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 6 गुने 7 बराबर x, 6 गुने 7 बराबर
x। ये भी आपको समझ में आया होगा कैसे हुआ, ठीक है। तो 6 सत्ते कितना होता है बच्चों, 42 बराबर x। मतलब कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 42 मीटर होगी, ठीक है। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को हल करना है, बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत आसान है। जब एक दो बार आप लोग करोगे तो उसको आसानी से हल करना सीख जाओगे, कोई भी कठिनाई इसमें नहीं है, ठीक है। अगर आसान भाषा में कहूं तो किसी भी त्रिभुज में अगर उनके एंगल्स बराबर हैं और उसके भुजाओं का रेशियो सेम है तो वो दोनों आपस में समरूप होंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आज ही फ्यूको एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना। थैंक यू।